देखो बच्चों, पहले लेसन के बाद में अभी अपने को दूसरा और तीसरा लेसन सिलेबस में नहीं है, तो इतिहास के साधन यह लेसन होने के बाद में डायरेक्ट अपने को पढ़ना है शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र। ठीक है, यह लेसन अभी सिलेबस में है, ये अभी अपन देखते हैं। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के आधिपत्य में था। शिवाजी महाराज से पहले अपना जो महाराष्ट्र था वो किन लोगों के पास में था? निजाम शाह और आदिल शाह। निजाम शाह और आदिल शाह के पास में अपना महाराष्ट्र था। किसके पहले? शिवाजी महाराज के पहले, शिवाजी महाराज राजा होने के पहले, मतलब 17वीं सदी में। ठीक है, मुगलों का खानदेश में प्रवेश हो चुका था। खानदेश मतलब अपने इसमें ही आता है। तो मुगलों का मतलब मुगल जो लोग हैं उन्होंने अपने खानदेश में प्रवेश कर चुके थे। उनका उद्देश्य दक्षिण में अपना सत्ता विस्तार करना था। महाराष्ट्र में दक्षिण भाग में अपनी सत्ता उनको बढ़ानी थी। कोकण के तटों पर अफ्रीका से आए हुए सिद्दी लोगों ने अपनी बस्तियां बसाई थी। कोकण के तटों पर मतलब कोकण के जो ये कोकण कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कोकण के आजू बाजू में जो समुद्र है वो समुद्र से इन लोग महाराष्ट्र में आए, और तटों पर कोकण के आजू बाजू में अफ्रीका से आए हुए सिद्दी लोग, अफ्रीका से कौन लोग आए थे? सिद्दी लोग आए। उन्होंने समुद्र के बाजू बाजू में मतलब कोकण में अपनी बस्ती बना ली थी। ठीक है, इसी कालखंड में यूरोप से आए हुए पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच आदि विदेशी सत्ताओं के बीच समुद्री प्रतिद्वंदिता और पारस्परिक संघर्ष प्रखर होता जा रहा था। इसी कालखंड में क्या हुआ? ये जो सिद्दीकी लोग थे ये कोकण में अपनी बस्ती बना रहे थे, और उसी के बीच में उसी कालखंड में क्या हुआ? समुद्र से ही आना जाना हो रहा था। तो यूरोप से पुर्तगाल लोगों ने आना शुरू कर दिया। पुर्तगाल लोग भी यहाँ पे आ गए। अंग्रेज और फ्रांसीसी और डच आदि विदेशी सत्ता के बीच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल और डच ये विदेशी लोग थे। ये विदेशी लोगों के बीच में प्रतिद्वंदिता और पारस्परिक संघर्ष होता जा रहा था। ये आपस में ही लड़ रहे थे। ये जो लोग थे पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच, ये विदेशी जो लोग थे ये आपस में ही प्रतिद्वंदिता मतलब आपस में ही लड़ रहे थे। आपस में ही उनका संघर्ष हो रहा था। उनके बीच व्यापार के लिए बाजार पर अपना नियंत्रण पाने के लिए होड़ मची थी। व्यापार पर उनके बीच क्या हो रहा था? उनके झगड़े काय के लिए हो रहे थे? व्यापार के लिए उनके झगड़े हो रहे थे। व्यापार के लिए उनके आपस में झगड़े हो रहे थे। वो उनमें होड़ मची थी मतलब मेरा अच्छा मेरा अच्छा मेरा अच्छा मेरा अच्छा करके उनमें होड़ मची थी। मतलब मैं यहाँ पे व्यापार करूँगा, मैं यहाँ पे अच्छा व्यापारी बनूँगा, है ना। ऐसी उनमें ये चारों जन में स्पर्धा लगी थी, होड़ मची थी। पश्चिमी तट पर गोवा और वसई में पुर्तगालियों ने पहले से ही अपना राज्य स्थापित कर लिया था। कोकण के बाजू में गोवा है, तो गोवा में क्या हुआ? गोवा है ये पश्चिम तट पर है। तो गोवा के बाजू में वसई में, गोवा में जो वसई है वहाँ पे पुर्तगाल लोग पहले ही पहुँच चुके थे, ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। पोर्तुगीज़ लोग जो है वो वहाँ पे गोवा में पहले ही पहुँच चुके थे। तो अंग्रेज, डचों और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से गोदामों के रूप में चंचू प्रवेश किया था। चंचू प्रवेश मतलब छुप छुप के इन्होंने भी अपना प्रवेश यहाँ पे कर लिया था। किसने? अंग्रेज, डच, है ना, और फ्रांसीसी। इन व्यापारियों ने भी क्या किया? धीरे धीरे कंपनियों के माध्यम से, अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, अलग अलग व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे अपना भी प्रवेश यहाँ पे कर लिया। ये सभी सत्ताएं एक दूसरे की शक्ति का अनुमान करती हुई स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही थी। ये सब आपस में लड़ रहे थे और खुद को बचाने के लिए अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। ये सभी जन
आपस में लड़ रहे थे, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे थे। साथ ही जितना संभव होगा उतना अपना वर्चस्व बनाए रखने की योजना भी लगी हुई थी। साथ में क्या होता था, व्यापार में जितना संभव है उतना अपना वर्चस्व, मतलब मैं बड़ा रहूँगा, मैं सबसे बड़ा व्यापारी यहाँ पे रहूँगा, ऐसा वर्चस्व बनाए रखने की, ऐसे वर्चस्व उन्होंने बनाने की सब जन मिलकर कोशिश कर रहे थे कि मैं यहाँ पे बड़ा रहूँगा, मैं यहाँ की सबसे बड़ा व्यापारी रहूँगा। किसकी चल रही थी यहाँ पे स्पर्धा? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, इन लोगों की। ठीक है। उनके इस पारस्परिक संघर्ष के कारण महाराष्ट्र में अस्थिरता और असुरक्षितता निर्माण हुई थी। ये आपस में लड़ रहे थे, इसलिए महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में असुरक्षितता पैदा हुई। असुरक्षितता पैदा हुई मतलब अस्थिरता पैदा हुई। ठीक है। यहाँ पे आपस में इन लोग लड़ने लगे। यूरोप के इन अलग अलग लोगों को उनके टोपों के कारण टोपकर अर्थात टोपा वाला कहते थे। इन लोग यूरोप से आए थे। यूरोप के कारण इन लोगों का पहनावा क्या था? सर पे टोपी पहनते थे, इसलिए इन लोगों को क्या नाम से पहचाना जाता था? टोपकर नाम से पहचाना जाता था, नहीं तो फिर टोपा वाला करके कह के पहचाना जाता था। शिवाजी महाराज से पूर्व के समय में लोगों की बस्ती प्रजा और शासक के बीच अधिकारी, बाजारहाट, कारगिल आदि सेतु का कार्य करते थे। शिवाजी महाराज से पूर्व क्या होता था? पूर्व के समय में लोग बस्ती, प्रजा मतलब लोग, हाँ, बस्तियों में रहते थे। लोग कहाँ पे रहते थे? बस्तियों में रहते थे। और शासक के बीच अधिकारी, वहाँ पे राजा राज्य करता था, है ना। और उसके बाद में बाजारहाट, कारगिल आदि सेतु का कार्य करते थे। वहाँ का जो शासक था वो पूरा वहाँ पे कार्य संभालता था। इसका स्वरूप समझाने के लिए गांव, मौजा, कस्बा और परगना जैसे भौगोलिक स्थानों का परिचय होना आवश्यक है। ठीक है। तो ये शिवाजी महाराज से पूर्व के समय में क्या होता था? लोग बस्तियों में रहते थे। प्रजा और शासक के बीच प्रजा और शासक के बीच में क्या होता था? अधिकारी, बाजारहाट, कारगिल आदि सेतु का कार्य करते थे। प्रजा और शासक के बीच में अधिकारी लोग रहते थे, जैसे प्रधान, और जैसे राजा ने नियुक्त किए हुए अलग अलग लोग, समझ गए? राजा ने जो नियुक्त किए हैं वो अलग अलग लोग, वो अलग अलग लोगों को राजा ने पूरे कार्य सौंपे थे। जैसे बाजारहाट, कारगिल आदि सेतु का कार्य, मतलब आप ये काम करना, आप ये काम करना, आप ये काम करना, ऐसा किसने ऐसा शासक मतलब राजा अपने अधिकारी लोगों को कार्य सौंपा करते थे। इनका स्वरूप समझाने के लिए गांव, मौजा, कस्बा और परगना जैसे भौगोलिक स्थानों का परिचय होना आवश्यक है। इनको अलग अलग जगह पे काम देना पड़ता था, तो इसलिए गांव, कस्बा और परगना जैसे ये शब्द है, ये भौगोलिक स्थान का परिचय होना आवश्यक है। कई गांवों को मिलाकर परगना बनता है। बहुत सारे गांवों को मिलाकर परगना बनता है। सामान्यतः परगना के मुख्य स्थान को कस्बा कहते हैं। परगना के मुख्य स्थान को कस्बा कहते हैं। कस्बे की अपेक्षा छोटे स्थान वाले गांव को मौजा कहते हैं। अब हम गांव, कस्बा और परगना का क्रमशः संक्षिप्त परिचय करेंगे। ठीक है। तो देखो, गांव मतलब क्या होता है? क्षेत्र। गांव मतलब क्या होता है? क्षेत्र, मतलब मौजा। उसका अर्थ होता है छोटा स्थान। गांव मतलब क्या है? छोटा स्थान। ये जो है गांव, ये गांव मतलब होता है मौजा, इसका अर्थ होता है छोटा स्थान। छोटा मतलब एकदम छोटा सा। उसके बाद में यहाँ पे अधिकारी कौन कौन रहेंगे? कौन कौन से अधिकारी रहेंगे गांव में? गांव में मुखिया रहते हैं, कुलकर्णी रहते हैं, पाटिल रहते हैं, है ना। इन लोगों को शासक जो है वो पूरा काम सौंपते थे। ठीक है, समझ गए अभी? अब वो कौन कौन से कार्य करते थे गाँव में? जो राजा ने बताए वो काम वो वहाँ पे करते थे। जैसे अधिकाधिक भूमि, जैसे किसान हैं तो उन्होंने पीक कैसे लेना, गांव में शांतता कैसी रहनी चाहिए, शांति कैसी रहनी चाहिए, ये सब काम पाटिल लोग करते थे। और उसके बाद में झगड़े अगर होते हैं, वाद विवाद अगर होते हैं तो वो कौन निपटेगा? इसके लिए
किसी अधिकारी की नियुक्ति करते थे। उसके बाद में अधिकाधिक भूमि किसके पास में है, अधिकाधिक खेती कौन करता है और कौन कौन सा काम किसने किसने करना चाहिए, गांव का प्रमुख कौन है, ये सभी काम अधिकारी लोग करते थे। और ये अधिकारी लोगों का चुनाव कौन करते थे, शासक, मतलब वहाँ का राजा। ठीक है, समझ में आ गया अभी। अब उसके बाद में नीचे देखते हैं, गांव, मौजा। अधिकांश लोग गांव में ही रहते थे। गांव को मौजा भी कहते थे। गांव का प्रमुख पाटिल मुखिया होता था। अधिकाधिक लोग प्रजा कहाँ पे रहती है, गांव में रहती है। अधिकाधिक प्रजा कहाँ पे रहती है, गांव में ही रहती है। गांव को क्या कहते हैं, मौजा। वो सीमित रहता है, छोटा रहता है, इसलिए वो गांव है। ठीक है। अब गांव का प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है। ये तो बताना ही, मतलब आप लोगों को मालूम है। गांव का प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है। उसको पाटिल भी कहते हैं। लोग गांव का अधिकाधिक भूमि की उपज के लिए उपयोग में लाए। लोगों ने गांव की अधिकाधिक भूमि उपज में लाना चाहिए, इसलिए गांव की मुखिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते थे। समझ में आ गए। गांव के लोगों ने गांव की भूमि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी चाहिए, ऐसा प्रयास कौन करते थे, मुखिया करते थे। गांव में झगड़ा वाद विवाद होने पर शांति बहाल करने का काम पाटिल करते थे, मतलब मुखिया ही करते थे। अगर किसी का झगड़ा आपस में होता है, किसी की खेती आपस में कुछ हो जाती है, कोई एक दूसरे को लुबाड़ते हैं, है ना, चोरी चपाटी करते हैं, तो ये सब पूरा झगड़ा मुखिया निपटते थे। ठीक है। उसके कार्य कुलकर्णी सहायता करते थे। अब इनको सहायता करने के लिए और कोई ना कोई लगेगा कि नहीं, है ना, तो इसलिए वो मुखिया, उनकी एक कमेटी बनती थी, उसमें 2 4 5 लोग रहते थे, उसमें एक कुलकर्णी भी रहती थी। उन लोग भी वहाँ, वो भी वहाँ पे लोग मुखिया को मतलब मदद करती थी। जमा राजस्व का अभिलेख अथवा लिखी पढ़ी रखने का काम कुलकर्णी करती थी। जो लिखा पढ़ी का जो काम है, जो लिख के रखना, किसी के पास कितनी खेती है, क्या है, काम है, कितना इस साल कितनी फसल हुई, ये सब लिख के रखने का काम कौन करते थे, कुलकर्णी करते थे। कुलकर्णी, उनको क्या कहते थे, कुलकर्णी कहते थे। गांव में विभिन्न काम करने वाले श्रमिक प्रजा थे। जो लोग श्रमिक थे, जो श्रम करते थे, उनको क्या कहते थे, प्रजा कहते थे। जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्या कहते थे, प्रजा कहते थे। उनको व्यवसाय से संबंधित अधिकार वंश परंपरा से प्राप्त होते थे। जो व्यवसाय करते थे उनको अधिकार कहाँ से प्राप्त होता था, उनके वंश से। वंश से मतलब अगर लोहे का काम करता है कोई, तो वो वंश से कौन होगा, लोहार होगा। जो सोने का काम करता है, जो अपने दागिने वगैरह जो बनाते हैं, अपने गहने वगैरह, वो सोनार हो गए। ठीक है। जो किसान है, जो खेती करते हैं, वो भी अपना अपना एक अलग उनका वंश होता था। गांव में श्रमिक अपनी सेवाएं देते थे और उसके बदले में उन्हें किसान से अनाज का कुछ हिस्सा मिल जाता था। तब पैसे नहीं थे, पैसे थे क्या, नहीं। तो गांव में कुछ लोग थे जो अपना काम करते थे और उसके बदले किसान जो है उनको अनाज देता था और वो उनका काम करके देता था। जैसे पानी भरने के लिए मिट्टी का बर्तन होना, तो कुम्हार के पास में जाएंगे, कुम्हार से बर्तन लेंगे और कुम्हार को अनाज देंगे। समझ में आ गया। जैसे लोहे का कुछ सामान लेना है ये फसल के लिए, तो फसल के लिए इसलिए लोहे का सामान लोहार के पास से लेंगे और उसको अनाज देंगे। कौन, किसान देंगे। कुछ हिस्सा, अनाज का कुछ हिस्सा मिल जाता। उस हिस्से को प्रजा बलूत कहते थे। उस हिस्से को क्या कहते थे, प्रजा कहते थे। उस हिस्से को प्रजा कहते थे। बेटा इतना याद, आज तक का वीडियो देखेंगे, आगे का वीडियो अपन कल देखेंगे। ठीक है।